हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम प्लानिंग इन इंडिया था उसका पार्ट 2 और लास्ट पार्ट प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए शुरुआत करेंगे। अब देखिए एक्सटेंशन है पार्ट 1 का, इसलिए पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने जब एंड किया था तब हमने आपको 12th 5 ईयर प्लान के थीम के बारे में, इंक्लूसिव ग्रोथ जो उसका थीम था, ये सब कुछ बताया था। तो उसी को आगे एक्सटेंड करके आज इस पार्ट में मैं बताने वाली हूँ कि आखिरकार चैलेंजेस क्या थे इस 12th 5 ईयर प्लान के सामने। देखिए प्लान बढ़िया था, अच्छी सोच थी, तो आखिर दिक्कतें क्या थी जो उसको फेस करनी पड़ रही थी, आइए समझते हैं। पहले ये जान लीजिए कि ये प्लान फिर से एक बार समझ लीजिए 2012-13 से लेके 2016-17 तक के लिए था। ओके चलो भाई, अब पहली दिक्कत तो ये कि प्लान 11 जो था, मतलब 11th जो 5 ईयर प्लान था उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इसके अंदर तो इंक्लूसिव ग्रोथ ले लिया गया था। इंक्लूसिव ग्रोथ मैंने समझाया था कि जो ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी के अंदर उसका फायदा देश के हर एक जनता को मिले, मासेस को मिले। ऐसा ना हो कि बस कुछ अमीर लोग रहें और बाकी सब गरीब रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको फायदा मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत, भाई पूरा बेनिफिट सबको देना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा ये था कि प्लानिंग जो है अब ऐसी बनती जिसमें ज्यादातर रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर का होना था। जैसे कि हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर का शेयर इस आउटलाइन में बढ़ता चला जा रहा था, टोटल स्पेंडिंग में बढ़ता चला जा रहा था। तो अब ऐसी प्लानिंग करनी थी कि प्राइवेट सेक्टर का उसमें ज्यादा रोल हो। चैलेंज ये भी था कि अब एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, और भाई ऐसा समय आ गया है कि इससे ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, सब रुकी है बड़े टाइम से, तो इसको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत थी। साथ में एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज करना है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ का अडॉप्शन करना है, फाइनेंस कैसे आएगा, पैसे का एक्सेस करना है, लैंड रिफॉर्म्स लाने हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें लानी है जो पुराने प्लान्स में एक चैलेंज बन के रही थी, अब इसमें उसे पूरा करना था। अब लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भाई ये सब जो आते हैं, मतलब एग्रीकल्चर जो एक सब्जेक्ट है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की तो इसमें हस्तक्षेप जो हो सकता है, इंटरवेंशन जो हो सकता है वो लिमिटेड ही हो सकता है। तो अब ये दिक्कत थी। अब एक बात बताओ, जब आप एक परिवार में रहते हो और हेड ऑफ द फैमिली अगर आप हो, ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली अगर आप हो और आपको ही सब कुछ देखना है तो आप यहाँ अपने हिसाब से चला लोगे, जो आप कहोगे वो होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने कह दिया किचन का आप देखेंगी, ड्राइंग रूम का किसी और फैमिली मेंबर को बोल दिया, उसके बाद जो है बेडरूम्स का अलग बोल दिया, या ड्राइंग हॉल का, भाई सॉरी डाइनिंग रूम का अलग बोल दिया, किसी और को बोल दिया, तो भाई अब आपका रोल थोड़ा सा कम हो गया। तो जिसके अंदर जो आ रहा है आप कितना, मतलब जिसके अंदर जो काम आ रहा है तो उसमें आप लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट कर पाओगे ना। सेम यहाँ भी हो गया कि जैसा कि आप जानते हो, फिर से मैं बेसिक से समझा दूं कि 3 लिस्टें होती हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं इसके लॉ बना सकती है। ठीक है, जो स्टेट लिस्ट होती है उसके अंदर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। ठीक है, अगर इमरजेंसी वगैरह लगी है, प्रेसिडेंट रूल वगैरह है, तब की अलग की बात हो जाती है। और करंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये तीनों किस में आते हैं मालूम है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में ये बात है। अब जो एग्रीकल्चर है वो तो यहाँ पे स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो अब यूनियन कैसे इसमें इंटरवेंशन करेगी बहुत ज़्यादा। तो ये एक चैलेंज था कि भाई प्लान तो बना दिया लेकिन उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, पावर ही नहीं है। उसके चौथा ये चैलेंज था कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और जो रिक्वायरमेंट थी लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज की, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और यही एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि इसे एक इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिसोर्सेज का मिलन करवाएं, और जो हमें पाना है वो हम पा सकें, तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना। उसके बाद गरीबी तो देखिए बहुत बड़ा इशू आज भी थी, गरीबी नहीं मिटी है, गरीबी लगातार मेंटेन रही है, स्पेशली आज भी आप देख रहे हो, है ना। तो हम कहाँ क्या पा पाए इसको। और
दिस डज नॉट अलाउ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ स्कीम लाइक नरेगा वगैरह, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स एंड अदर सोशल सेक्टर स्कीम्स ऑफ रिसेंट टाइम्स। अब यहाँ पे देखो भाई, सीधी सीधी बात ये है कि अभी भी हमें चीज़ें सही से क्लियरली नहीं पता है। हालांकि नरेगा वगैरह जो स्कीम्स हैं, इससे बेनिफिट्स तो बहुत मिले हैं, सरकारी स्कीम बहुत बेनिफिट्स देती है लोगों को, लेकिन एग्जैक्टली किस तबके को चाहिए, बीच में बहुत सारा करप्शन हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जो है ख़राब होता है कहीं कहीं जगहों पे इन स्कीम्स का। तो इश्यूज तो आते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो कहीं कुछ कोई मर भी चुका है तो उसके नाम से भी फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत कोशिश हर बार सरकार करती है, बट यहाँ पे ये चीज़ें एलिमिनेट पूरी तरह से नहीं हो पा रही हैं, समझे। और एक बहुत ज़रूरत बड़ी ये थी कि टेक्नोलॉजी इस एरिया में आ जाए, मतलब इन स्कीम्स वाले जो सोशल बेनिफिट वाला एरिया है ना, इसमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ जाए, ताकि यहाँ पे जो करेक्शंस चाहिए पॉलिसीज़ में वो फटाफट से हो जाए। ज़रूरत लेबर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने की भी थी, है ना। और यहाँ पे देखिए, जो ज़रूरत थी लेबर सेक्टर रिफॉर्म्स लाने में, वो आप ये कह लो कि कैन नॉट बी मोर देन प्रेजेंट। अब जितनी ज़रूरत आज थी लोग लेबर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने में, उतनी कभी पहले नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे इसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जो है लिंक करना था चीज़ों को। जिस हिसाब से ग्रोथ बढ़ रही थी, उस हिसाब से रिफॉर्म्स लाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, समझे। तो ये ज़रूरत थी। उसके साथ पीआरआई मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा रहे थे। नहीं सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के लिए, मतलब अब सबसे पहले समझो, इतना बड़ा देश है, अगर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे को चलाने के पीछे पड़ जाए तो क्या चला सकती है? नहीं चला सकती। लोकल लेवल तक एक पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, डिसेंट्रलाइज पावर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोकल लेवल तक जो है लोग अपने हिसाब से चलें, उसके बाद उनकी जवाबदेही ऊपर बढ़े, उनकी जवाबदेही ऊपर बने, तब मामला तो चल सकता है। एक बंदा नहीं कर सकता सब कुछ। इसलिए यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत था, प्लानिंग के लिए भी बहुत था। और मेन चैलेंज ये था कि इनको कैसे हम इन्वॉल्व करें एक इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस के तौर पे, ताकि अच्छे से डिलीवरी हो जाए इकोनॉमी के अंदर। कि भाई ऐसा नहीं है हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बना दिए ख़त्म, लेकिन हमें इनको एक स्ट्रेंथन, एक मजबूत, एक इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, ताकि जो भी यहाँ ऊपर से ऑर्डर मिल रहा है, जो भी स्कीम चलाई जा रही है, उसे भी प्रॉपर तरीके से ये अपनी जिम्मेदारी समझ के आगे भी इम्प्लीमेंट करें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद जो 11th प्लान था, इसने, मैंने आपको बताया था कि हमें ग्रोइंग डिवाइड के बारे में हमने 11th प्लान में आपको बताया था कि मतलब हो क्या रहा है कि इंटर और इंट्रा रीजनल डिवाइड है। जैसे कि अगर हम आप बताएं आपको, तो नॉर्थ ईस्ट का इलाका पूरे देश से बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, तो उसको डेवलपमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। तो अब इन सब के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाना जिससे इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सके, ये भी एक चैलेंज था। ठीक है, ये भी एक चैलेंज था। स्किल फॉर्मेशन भी यहाँ पे अब अटेंशन पा रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट का, बट यहाँ पे ये था कि भाई इसमें भी बहुत ज़रूरत थी। जैसे कि हमने स्किल बढ़ाने के लिए बहुत सारे मिशन चलाए सरकार ने, और ये सही तरीके से सब तक पहुँचे, इसको भी बहुत एक थ्रस्ट मिले, ये भी एक बहुत बड़ा भाई चैलेंज था। लेकिन इसमें देख लो कि भाई जो आपका स्टेट गवर्नमेंट थी, उनका भी रोल था बहुत बड़ा स्किल फॉर्मेशन में। भाई ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ सेंटर बताएगा, पैसा देगा, ज़्यादा की तो नहीं कर सकता, तो स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल था। तो सारे ही प्लान, जब से 8th 5 ईयर प्लान आया था, उसके बाद से जो भी आए थे, ये सारे ही प्लान जो आए थे, इनको आप कह सकते हो कि मोर और लेस 5 ईयर रिचुअल थे, अनलाइक द अर्लियर प्लान्स विच वर इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग। तो ये चीज़ आप कह सकते हो कि ये रिचुअल के तौर पे रहे हैं। उसके बाद 8th के बाद ये सब जो है बहुत अलग टाइप के रहे। चलो भाई, आगे बढ़ाया जाता है और करेंगे अब बात अपने नीति आयोग भाई साहब की। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं। देखो भाई, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भाई साहब का फुल फॉर्म है। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसे कहेंगे नीति आयोग। कब बनाया गया? बनाया गया ये 1 जनवरी 2015 में, और एक रेजोल्यूशन के माध्यम से बना है सरकार के। ये मत कह दीजिएगा कि ये कोई जो है वो स्टैटरी बॉडी है, स्टैटरी बॉडी नहीं है, लॉ से नहीं आई है, एक रेजोल्यूशन के थ्रू बनी है। एक यही नीति आयोग एक थिंक टैंक का काम करता है हमारी सरकार के लिए, और बताता है सरकार को कि भाई ऐसे काम करो, वैसे काम करो, मतलब डायरेक्शन देता है और पॉलिसी इनपुट्स वगैरह प्रोवाइड करता है। अब देखिए,
वाइल डिजाइनिंग स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, जब यहाँ पे सरकार जो है वो ऐसी पॉलिसीज को बना रही होती है जो जिनका लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हो, या ऐसा कह लो कि जिनको भाई लॉन्ग टर्म इनका इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ही लंबे समय तक ध्यान में रख के सोच समझ के कुछ ऐसी पॉलिसीज बनती है ना जो आगे आने वाले वक्त में क्या बेनिफिट देंगी। जब इस तरह की पॉलिसी सरकार बनाती है तो नीति आयोग का बहुत अच्छा रोल होता है इसके अंदर। ये बहुत ज़रूरी टेक्निकल एडवाइस सेंटर को और स्टेट्स को देता है। तो ये बात तो समझिएगा। अब बहुत सारी जगह पे ना कंफ्यूजन ये होता है कि क्या नीति आयोग सिर्फ सेंटर के लिए काम करता है, तो नहीं, वो स्टेट को भी एडवाइस देता है। तो ये कुछ सवाल आ जाते हैं, अक्सर कोई पूछ लेता है तो बता दीजिएगा। अब सरकार देखिए अपने रिफॉर्म्स एजेंडा को तो रखे हुई थी दिमाग में कि रिफॉर्म्स तो लाने हैं, और इसी के साथ इन्होंने बनाया नीति आयोग। और नीति आयोग किसकी जगह पे आया है, आप सबको चिक चिक के बता चुकी हूँ कि ये 1950 से जो चली आ रही हमारी बॉडी थी जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, उसको रिप्लेस करके बनाया गया नीति आयोग। और अगर आप पार्ट 1 इसका देख लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार क्यों लाया गया था इसको। अब लाया ये भी था कि भाई सर यही बात यहाँ पर पिछले पार्ट की रिपीट करी गई है कि लोगों को और अच्छे से सर्व करने के लिए ये एक चेंज था इतिहास से, है ना, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म था। बस वही तारीफें हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ेगा और ये सब बातें। ठीक है। अब नीति आयोग को बनाने को अगर ले लें तो एट द कोर ऑफ नीति आयोग क्रिएशन आर 2 हब्स। ठीक है, इसको बनाने को लेके बात करें तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे जिसके कोर में यहाँ पे अगर बात करें तो 2 हब्स हैं, एक टीम इंडिया हब और दूसरा नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ठीक है, एट द कोर ऑफ नीति आयोग क्रिएशन आर 2 हब्स, फर्स्ट इज टीम इंडिया हब एंड द अदर इज नॉलेज इनोवेशन हब। और टीम इंडिया हब जो है लीड्स द एंगेजमेंट ऑफ स्टेट्स विद द सेंटर। ये टीम इंडिया हब क्या करता है कि स्टेट्स की जो इंगेजमेंट है उसे सेंटर के साथ जो है वो इंगेज करवाता है प्रॉपर। तो नाम ही कहता है कि टीम इंडिया, मतलब इंडिया एक टीम की तरह है। हाँ, और टीम क्या है, इसमें एक सेंटर है और खूब सारी स्टेट्स हैं। तो काम क्या होगा इसका, काम ये होगा कि यहाँ पे जो इंगेजमेंट है स्टेट्स का सेंटर के साथ में वो होगा इसके अंदर, और इससे ये लीड करता है, इसलिए इसका नाम आ गया टीम इंडिया हब। ठीक है, ऐसे समझो, ऐसे समझ लो, आसान रहेगा। और ये सारे जो, और दूसरा वाला कौन सा था कि नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये क्या करता है, नीति आयोग की जो थिंक टैंक कैपेबिलिटी है उसे और बढ़िया करता है, बिल्डअप करता है। तो नाम ही कहता है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, तो ये मिलके यहाँ बन जाता है नीति आयोग। चलो ठीक है। अब ये सारे हब्स जो हैं वो इनको दो टास्क दिए गए हैं आयोग के। ठीक है, मतलब दीज हब्स रिफ्लेक्ट द 2 की टास्क ऑफ द आयोग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला वाला क्या काम करता है कि टीम इंडिया हब यहाँ पे सारी स्टेट्स को सेंटर के साथ इंगेज करके करता है, उसे लीड करता है वो। और दूसरा क्या काम करता है कि नॉलेज एंड इनोवेशन हब जो नीति आयोग की थिंक टैंक कैपेबिलिटीज को और ज़्यादा बिल्डअप करता है। तो ये कुछ 2 काम हो गए इन दोनों हब्स के। अब यहाँ पे नीति आयोग के फंक्शंस के बारे में जानते हैं। तो मेन फंक्शंस पहले समझते हैं। देखो भैया, शेयर्ड विजन रखना नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स का, स्ट्रेटजीज का, विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स इन द लाइट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मेन बात यही है कि ध्यान रखना है, ध्यान में रख के नेशनल प्रायोरिटीज को कि देश के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या अच्छा है, कैसे हम डेवलपमेंट ला सकते हैं, इन सब को ध्यान में रख के ऐसी स्ट्रेटजीज जो भी बनाई जाएंगी उसमें स्टेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और हम नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पाएंगे सबके साथ मिलके। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, कि भाई देखो सीधी सीधी बात है, स्टेट्स के साथ बढ़िया से बना के चलेंगे, क्योंकि अगर एक हाथ के सिर्फ हथेली से कुछ नहीं होता, 5 उंगलियां जब साथ होंगी तब यहाँ पे मजबूती आएगी, मुट्ठी बनेगी और आगे बढ़ सकेंगे। तो हायर लेवल को पाना है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग नेशन की, और इसलिए बहुत ज़रूरत है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। तीसरा फंक्शन ये कि ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना जिससे बढ़िया बढ़िया प्लान बने विलेज लेवल पे। समझ रहे हैं कि भाई ऊपर तक जाना है तो नींव मजबूत करनी है, तो विलेज लेवल से ही बहुत बढ़िया प्लानिंग हो ताकि ऊपर तक हम बिल्कुल अपने देश की जो भाई बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं वो मजबूत होती चली जाए। उसके बाद चौथा ये फंक्शन, टू इंश्योर ऑन एरियाज दैट आर स्पेसिफिकली रिफर्ड टू इट दैट द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी। मतलब यहाँ सीधी सीधी बात कि देखो भैया, जो भी ये जो भी इसको काम दिया गया है उसमें जो नेशनल सिक्योरिटी को आपको हर जगह डालना है। जब भी आप कोई भी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी या पॉलिसी बनाएंगे तो नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के यहाँ पे इसको बनाया जाएगा।
फिर ये भी इसका फंक्शन है कि स्पेशल अटेंशन देना उन सेक्शंस को सोसाइटी के जो रिस्क पे हैं या जो पिछड़े हैं लोग हैं जिन्हें इकोनॉमिक प्रोग्रेस के का फ़ायदा प्रोवाइड करना है आपको, तो इन सबको जो है स्पेशल अटेंशन देना। उसके बाद ये कि भाई स्ट्रैटेजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को डिज़ाइन करना, प्रोग्राम्स फ्रेमवर्क को प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करना, इनिशिएटिव्स को अच्छे से डिज़ाइन करना और देखना, डिज़ाइन करने से कुछ नहीं होता है, देखना कि आखिरकार कैसे प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, मॉनिटर करना उनकी प्रोग्रेस को, उनकी एफिकेसी को प्रॉपर तरीके से देखना। और जो भी हमने मतलब मॉनिटरिंग से सीखा, ठीक है, उसके जो भी लेसन्स सीखे हमने या इतिहास से सीखे, जो भी सीखे हमने, जो भी हमने सीखी, फीडबैक जो भी हमें मिला, उन सब का यूज़ करना है ताकि इम्प्रूवमेंट्स आगे करें हम। जैसे कि भाई मिड कोर्स करेक्शन भी है, ऐसा नहीं है बस एक बार जब एंड हुआ तभी देखा। उसके बाद ये कि भाई एडवाइस यहाँ पे देनी है, उसके साथ इनकरेज करना है पार्टनरशिप्स को, कि जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में, नेशनल और इंटरनेशनल जो लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स हैं, जो हमारी जैसी सोच रखते हैं, उनके साथ हमें प्रॉपर जो है मिलजुल के चलना है, एज वेल एज एजुकेशनल और पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनके साथ भी मिलके काम करना है। उसके बाद इसका फंक्शन ये है कि एक नॉलेज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे क्रिएट करना है, बनाना है। कैसे ही बना सकते हो, नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को एक साथ लाके, प्रैक्टिशनर्स को एक साथ लाके, दूसरे पार्टनर्स को एक साथ लाके ये काम करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे रेजोल्यूशन हो, मतलब अगर मान लो कोई भी इंटर डिपार्टमेंटल या इंटर सेक्टोरल, कोई भी दो सेक्टर्स के बीच में, दो डिपार्टमेंट के बीच में कोई भी इशू क्रिएट होता है, तो सीधी साफ बात है उस प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर तरीके से उसे सॉल्व करा जा सके, रिजॉल्व करा जा सके, ताकि काम आगे बढ़े, दिक्कतें पीछे हटें। उसके साथ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर को भी यहाँ पे मेंटेन करना है। इसको भी मेंटेन करना है, जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सारा रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस यहाँ रखा रहेगा प्रॉपर तरीके से। अच्छी जो प्रैक्टिसेस हैं सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए, वो सब एक रिपोजिटरी का काम करेगा, समझ लो, ठीक है, मदद करेगा और स्टेक होल्डर्स को ये सब प्रोवाइड करने में। उसके बाद ध्यान ज़रूर रखना है, जो भी प्रोग्राम्स, जो भी इनिशिएटिव्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है, चाहे वो देखना हो कि कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसमें ध्यान देना हो, कैसे हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और बढ़ा सकते हैं, क्या हमारे चांसेस हैं सक्सेस के, और किस तरीके से हम और करीब जा सकते हैं कि 100% हो, 99% हमें सक्सेस मिले, समझ लो। और स्कोप ऑफ डिलीवरी, मतलब इतने दूर दराज तक जो भी हमें अपना जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है वो कहाँ कैसे प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ ये सब ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये इसका फंक्शन है। उसके बाद ये है कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने पे फोकस डालना है, समझे, कैपेसिटी को अच्छा बिल्ड करना है, ताकि जो प्रोग्राम्स होते हैं, इनिशिएटिव्स होते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो। खुद भी सोचो, प्रोग्राम तुमने दिमाग में कुछ भी बना लिया, सपोज आपको गोवा जाना है और गोवा जाने का प्लान बड़ा अच्छा है कि भाई यहाँ से निकले, फ्लाइट में बैठे, वहाँ उतरे, डब्लू में रुके, अरे बिल्कुल बिल्कुल जा रहे हैं, थलासा घूम कर आए, सारे बीचेस घूमे, सारे वाटर स्पोर्ट्स करे, आराम से आ रहे हैं पी पा के, ठीक है। लेकिन अब इम्प्लीमेंट कैसे हुआ कि यहाँ से निकले, एयरपोर्ट गए, वहाँ हो गया झगड़ा, आपस में दोस्त अलग अलग बैठे, वहाँ उतरे, किसी ने कहा अरे अरे हट, हम वो वाले होटल नहीं जाएंगे, वो वाले होटल नहीं जाएंगे, दंगा हुआ, किसी ने कहा अरे वाटर स्पोर्ट नहीं करेंगे, अरे छोड़ो, जैसे कोई नहीं करेगा, ये ऐसा हुआ, और आखिरी में इतना घटिया हुआ कि सब मुंह बना के लौटे। तो इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है, प्रोग्राम तो कोई भी बना लेता है, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। दूसरी एक्टिविटीज़ जो भी ज़रूरी होती हैं आगे एग्जीक्यूट करने में, हमारा नेशनल लेवल का जो डेवलपमेंट एजेंडा है और ऑब्जेक्टिव्स जो भी हमने आपको बताया भी ऊपर, तो सारा का सारा काम करने में उसको प्रॉपर तरीके से जो भी काम की ज़रूरत होती है उसे इस काम को प्रोवाइड करा जाता है। तो ये कुछ नीति आयोग के खतरनाक से फंक्शंस। अब हम जानेंगे कि आखिरकार नीति आयोग का रोल क्या है। तो देखिए, काम तो बहुत करते हैं, अभी फिलहाल इनको ये कह दिया गया है कि आप भी कोऑर्डिनेट करिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, जो हमारा 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसके लिए हमारे देश की तरफ से। अब पहले क्या था, पहले हम फॉलो करते थे यहाँ पे एमडीजी का फुल फॉर्म हुआ करता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज करती हैं, अभी आपको आगे समझाएंगे। एमडीजी के बारे में हमने पीटी 365 में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, अगर आपने पढ़ी हो तो। अब देखिए, ये जो एसडीजी हैं ये 2016 से लेके 2030 तक चलेंगे, और 2030 तक कंट्रीज को कुछ गोल्स को पाना होगा, उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ।
SDG मतलब क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके अंदर कितने? कुछ 17 गोल्स आएंगे। अब अगर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे बताइए कमेंट बॉक्स में। अब इसके अंदर इन 17 गोल्स के अंदर भी कुछ 169 रिलेटेड टारगेट्स आएंगे और ये सब कहाँ रिजॉल्व करे गए हैं मालूम है? ये करे गए हैं यूनाइटेड नेशन की समिट, यूनाइटेड नेशन समिट मीट हुई थी। ये आपका सितंबर 2015 की बात है, वह तब हुई थी और तब वहाँ पे रिजॉल्व करे गए थे, जिसमें इंडिया जो है वो भी रिप्रेजेंटेड था एट द लेवल ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे वहाँ पे। ये जो SDGs हैं, इससे क्या होता कि भाई यहाँ पे 15 साल का पीरियड था और जो भी इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जो हमारी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, अगर इन पे हमने ध्यान नहीं दिया तो हो जाएगी हमारी, पूरे मानव हो जाएंगे ख़त्म। तो इनको ध्यान में रखते हुए पूरे प्लैनेट को आगे भाई अच्छा बनाने के लिए ये सारी कंट्रीज़ ने मिल के कुछ टारगेट्स को यहाँ पे अग्री करा कि हम ये गोल्स को पाएंगे। ठीक है, 2030 तक। अब हमारे देश के अंदर ये टास्क दिया नीति आयोग के हाथ में, कि भैया आप जो है डेटा भी कलेक्ट करो SDG को लेके, बट अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्ट भी करो, है ना, इस पे ध्यान भी दो कि कितना हमने गोल पाया, क्या टारगेट पाए, क्या नहीं पाए। और टारगेट सिर्फ जो है क्वांटिटेटिवली मत पाओ, बट हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी के पाओ। ऐसा ना हो कि हाँ टारगेट पाना था ये लो पा लिया, है ना, ये नहीं करना है। सिर्फ अच्छी क्वालिटी का, मम्मी ने बोला कि जाओ बाहर से चावल लेकर आओ, तो 30 रुपए किलो वाला चावल सिर्फ चावल लेके नहीं आना है, एक अच्छी क्वालिटी का लेकर आओ भाई, बासमती बासमती, है ना। तो ऐसा कुछ करने का। अब यहाँ देखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये जो मिनिस्ट्री है इसने एक एक्सरसाइज करी दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ। ठीक है, इंटरेक्ट करा और कहा भाई देखो, आप देखो समझो SDG के गोल्स को, कि जो इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स जो रिफ्लेक्ट करते हो SDG के गोल्स को, टारगेट्स को, ऐसे कुछ इवॉल्व करो चीज़ों को। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत थी कि ड्राफ्ट करा जाए एक मैपिंग। अब मैपिंग क्यों ज़रूरत है? कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे टारगेट्स क्या हैं। तो इसके लिए ये मैपिंग करने की बात हुई और कहा दूसरी नोडल और दूसरी मिनिस्ट्रीज को कि भाई देखो, कंसल्ट करो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ और करो एक मैपिंग करो। उसके साथ जो मिनिस्ट्रीज सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रही हैं या ऐसी स्टेट्स जो अलग अलग स्टेट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, ये भी अपनी स्कीम्स में अलाइन करके चले वन और मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ में। तो ये कुछ हमने रोल की बात करी और अब हम तीसरी बात करते हैं विजन, स्ट्रैटेजी एंड एक्शन के बारे में। तो देखो भाई, 15 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट, 15 ईयर्स का एक विजन डॉक्यूमेंट जो है, इसके अंदर 7 ईयर स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर 7 ईयर स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है जो कि 2017 से लेके 2024 तक चलेगा। ठीक है, और ये किस तौर पे चलेगा? एज अ नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के तौर पे चलेगा। और इसके साथ एक 3 ईयर एक्शन एजेंडा भी निकलेगा, जो कि अभी आपने काफी सुना होगा, 2017 से लेके 2020 तक ये रहा था। तो 2017 to 2020 तक ये 3 ईयर एजेंडा भी चलेगा। इज ऑल्सो अंडर वर्क्स टू एक्सेस फंडिंग रिक्वायरमेंट। और जो ये 3 ईयर एजेंडा है, ये फर्दर और डिवाइड होगा। ये डिवाइड होगा 7 पार्ट्स में। ठीक है, 7 पार्ट्स में डिवाइड होगा विद नंबर ऑफ स्पेसिफिक एक्शन पॉइंट फॉर ईच पार्ट टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। और हर एक पार्ट में कुछ काम दिया होगा ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और बूस्ट हो। और जो 12th 5 ईयर प्लान है, ये आप जानते हैं कि 2017 में ख़त्म हो गया था, ये 31 मार्च में। उसके बाद 3 ईयर एक्शन प्लान फोर्स में आ गया था 1 अप्रैल से 2017 में ही। और यही जो है प्रिवेल करता रहता है, ये सब बातें आ गई हैं। अब नीति आयोग ने देखिए ये भी कहा कि हम जो 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट है उसके लिए प्रॉपर काम करेंगे और 7 ईयर स्ट्रैटेजी के लिए काम करेंगे और जो सरकार का डेवलपमेंट वर्क के और बढ़िया बनाएगा 2030 तक अपना हम सब कुछ पा लेंगे। तो ये कुछ कहानी हमने पूरी पढ़ ली। अब आप कहेंगे कि ये सब तो ठीक है मैम, जरा रिसेंट क्या करा नीति आयोग ने, जरा उसकी इनिशिएटिव्स के बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए यहाँ पे कुछ बताते हैं नीति आयोग ने क्या करा, कुछ आप बताते हैं। सबसे पहले समझिए एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो इनिशिएटिव है, इसका काम ये है कि इंडिया को यूनाइट करें। नाम ही कहता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। यूनाइट करें, एक साथ लाएं, स्ट्रांग बनाएं, प्रमोट करें,
एक्सीलेंस बढ़ाएं, है ना, अपनी लोगों की ज़िंदगी बढ़िया करें, लॉन्ग टर्म एक इंटर स्टेट इंगेजमेंट के थ्रू, है ना, और कल्चरल एक्सचेंज और एजुकेशन के थ्रू। भाई एजुकेशन बढ़िया हो, कल्चरल एक्सचेंजेस हो, मतलब यहाँ पे सारी स्टेट एक दूसरे से इतना बढ़िया तालमेल बना ले कि एक दूसरे के यहाँ लोग जाते रहें, भाई दे जाने की एक दूसरे के कल्चर के बारे में जाने। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य। दूसरा आई बात साथ की, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। देखो भाई, ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने शुरुआत करी साथ की, और साथ के अंदर नीति आयोग का उद्देश्य ये था कि हम यहाँ पे बदलाव लाएंगे, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाएंगे बाय हैंड होल्डिंग स्टेट्स। स्टेट सब एक साथ काम करेंगी और अपना सोशल सेक्टर जो इंडिकेटर्स हैं उन्हें इम्प्रूव करेंगी, टेक्निकल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड उनको किया जाएगा, और सब एक साथ मिलजुल के यहाँ पे अच्छा होगा, और इससे क्या होगा कि हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेकर आएंगे। तो ये था कोई सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। फिर ये लेकर आए डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट्स, DSS फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। किस लिए था? डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। तो इसने लॉन्च करा DSS को, ताकि जो भी दिक्कतें आती है ना प्रोजेक्ट को डेवलप होने में, और आप कह लो कि इंस्टीट्यूशनल को बिल्ड करने में, ये सब सॉल्व हो, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटीज बढ़िया हो जाए। इनिशिएटिव का उद्देश्य ये था कि हम सेंटर स्टेट पार्टनरशिप मॉडल को यहाँ पे स्टैब्लिश करें, और फिर से यहाँ पे एक प्रॉपर प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है उसे इस्टेब्लिश करें अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। मतलब कहने का यही है कि सेंटर स्टेट पार्टनरशिप मॉडल के बजाय आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो। पहले क्या है, सरकार सरकार के बीच में चीजें हटे, बल्कि सरकार और प्राइवेट प्लेयर आने लग जाए बीच में। फिर आया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन हेल्थ। तो ये क्या है? देखो भाई, स्टेट्स जो हैं वो अपने हेल्थ गोल्स जो हैं उन्हें पा सकें, प्रिवेंशन के एरिया में, डायग्नोसिस के एरिया में, ट्रीटमेंट के एरिया में, कुछ नॉन कम्युनिकेबल प्रोसेसेस को। तो इसके लिए नीति आयोग ने एक गाइडिंग फ्रेमवर्क बनाया स्टेट्स के लिए फॉर इम्प्लीमेंटेशन एट अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल, ठीक है, ताकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे इसे इम्प्लीमेंट करें और जो स्टेट्स हैं वो अपने हेल्थ गोल्स को पा सकें। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट बात जो करी भाई वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। बड़ी फेमस बात है। देखिए, जो पेंडिंग इश्यूज हैं सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के सामने, भाई जो स्टेट्स की तरफ से हैं, यूटीज की तरफ से, उन्हें सॉल्व करने के पर्पज से नीति आयोग ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जहां पे आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सकते हो अमंग स्टेट्स एंड फॉर कोलैबोरेशन टू अचीव कॉमन गुड, ताकि सब एक साथ आओ और सबका भला हो सके। उसके बाद स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये क्या है? देखो, ये बात याद रखना कि नीति आयोग यहाँ पे असिस्ट करता है स्टेट्स को कि वो स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाए, है ना, समझ रहे हो ये बात को? ये याद रखना बहुत अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ 115 आइडेंटिफाइड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखो, नीति आयोग एक प्राइम फोर्स है बिहाइंड द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम जो है उसका उद्देश्य ये है कि हम ट्रांसफॉर्म करें 115 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट को, जिनको दिखाया गया है कि ये बहुत धीमे धीमे चल रही है ना, आपका सोशल एरियाज की फील्ड में, और जो भी है अंडर डेवलपमेंट वगैरह है, तो उनको और तेजी में बढ़ाना है यहाँ पे। और आखिरी में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। देखो भाई, जहाँ पे होता है कंपटीशन वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे से आगे बढ़ती हैं, इसलिए कंपटीशन बरकरार रहे फेडरलिज्म के अंदर, आपस में स्टेट्स के अंदर। तो इसके लिए कुछ कदम उठाए नीति आयोग ने। इससे पहला कि यहाँ पे जो भी इंक्रीमेंटल एनुअल आउटकम्स हैं कुछ क्रिटिकल सोशल सेक्टर्स में, जैसे कि हेल्थ में, एजुकेशन में, वाटर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, तो हम यहाँ पे सबके लिए जो है वो जो है फाइनलाइज इंडिसेस निकालेंगे, जिससे मेजर कर सकें कि आखिरकार एक स्टेट ने दूसरी स्टेट के कंपैरिजन में कितना अच्छा किया। दूसरा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स को यहाँ पे डेवलप करा गया, ताकि यहाँ पे मेजर और मॉनिटर कर सकें कि आखिरकार अस्पतालों की, हॉस्पिटल्स की क्या परफॉर्मेंस है, और मेन फोकस ये था आउटपुट्स पे, मतलब आउटकम्स पे। उसके बाद तीसरा उद्देश्य ये कि यहाँ पे इन्होंने हेल्दी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट को डेवलप किया, जिसे हम लोग हेल्थ इंडेक्स भी बोलते हैं। ये भी अच्छा था। उसके बाद चौथा जो इसने काम किया वो किया कि यहाँ पे कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स का अनाउंसमेंट किया, ताकि यहाँ पे क्या हो सके कि जो परफॉर्मेंस है स्टेट्स की, यूटीज की, वो बढ़िया हो और मैनेजमेंट अच्छा हो जाए वाटर रिसोर्सेस का। और
इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग। अब ये क्या करना चाहते हैं कि अब ये बनाएंगे स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स बनाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स बनाएंगे, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स बनेगा, ताकि यहाँ पे स्टेट कितनी प्रोग्रेस करी है इन सारे सेक्टर्स में इसे भी पता लगाया जा सके। तो ये कुछ कहानी हमने ख़त्म करी इस चैप्टर की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उसके साथ आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन को प्रेस करके। और अगर आप इन वीडियोस को फेसबुक पे देखना चाहते हो तो लाइक करो सिर्फ आईएएस का पेज। बाकी सब मस्ती वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।